क्या भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जासूसी हो रही है? किस मामले में वो क्या फैसला देने वाले हैं? क्या इसकी जानकारी पहले से ही लीक हो जाती है और ये जासूसी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ही हो रही है या फिर पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट की? और यदि जासूसी हो रही है तो फिर करवा कौन रहा है? जी हां, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। उसके बारे में आप सबको जानकारी है, मगर अब एक आरटीआई से इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो नया खुलासा हुआ है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े बड़े सत्ताधीशों को बड़े बड़े सवालों के घेरे में खड़ा करता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने किसी कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें पता चला कि कुछ वकील जो फैसला लिख कर ले जाते हैं, जज साहब बैठे बैठे उसी को पढ़ देते हैं। किसी अदालत की बात कह रहे थे। अभी आरटीआई से जो सामने आया है, उससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अदालतों के फैसले सत्ताधीशों के इशारे पर होते हैं? क्या जनता के मस्तिष्क को मैनेज करने के लिए भी कुछ हो रहा है या फिर सब कुछ उसी लिए हो रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुने जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले भी हमने कई बार फैसलों को सुरक्षित रखने पर सवाल उठाया था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन अभी आरटीआई में जो सामने आया है वो बड़ा गंभीर और खतरनाक इशारा कर रहा है। इसके साथ ही एक और मसला सामने आया है जो सिद्ध करता है कि मजा मारे फलाने जी और सजा भोगे जनता जी, यानी मजा करे भाजपा, जेब कटे आपका। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे ऐसे सवाल आपके दिमाग में घुसने वाले हैं जिनका जवाब कहीं से मिले ना मिले, आप दर्शक जरूर जानते हैं। अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, दिल और दिमाग दोनों लगाकर देखिएगा, क्योंकि 2-4 सेकंड भी आगे पीछे हुए तो कहानी गड़बड़ा सकती है। लेकिन वीडियो में दिल दिमाग लगाने से पहले दिल से लाइक कर दीजिए। डकैती, फिरौती, चोरी, बदमाशी, कालाधन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, धोखा, जालसाजी, ऐसे जितने भी नाम कुकर्मों को साबित करते हैं, उन सब को अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इन सब का मिश्रण मोदी सरकार के इस एक योजना के भीतर मिल जाएगा, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस भयंकर फ्रॉड वाली योजना को भक्तों के भगवान ने पारदर्शिता लाने वाली योजना बताया था। भक्तों के भगवान पर थोड़ी देर बाद तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। फिलहाल उनकी इस फ्रॉड वाली योजना की नई फ्रॉड स्टोरी पर बात करते हैं। आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। साल 2017-18 में उस वक्त की मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से एक योजना लॉन्च की। इसके तहत व्यवस्था बनाई गई कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी धन्ना सेठ जितना चाहे अथाह पैसा दान कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि दानकर्ता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आरटीआई लगाने पर भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान में बैठा कोई आतंकवादी संगठन यदि किसी भारत के राजनीतिक दल को चंदा दे रहा है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। गोदी मीडिया के अनुसार दुबई में बैठा हुआ दाऊद भी यदि भाजपा को चंदा दे रहा है या फिर किसी भी पार्टी को चंदा दे रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। आए दिन भारत के साथ दुश्मनी साबित करने वाले चीन से भी यदि किसी भारत की राजनीतिक दल को करोड़ों अरबों रुपए दिया जा रहा है तो भी किसी को पता न चले। और बेशर्मी की हद तो देखिए, मोदी सरकार के वकील ने तो सुप्रीम कोर्ट में चढ़ के बोल दिया कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिल रहा है यह जानने का अधिकार इस देश की जनता को नहीं है। मोदी सरकार का वो वकील जिसके जूते से लेकर अंडरवियर और बाल के शैंपू तक का खर्च इस देश की जनता उठाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में इस देश की जनता को ही लात मार के किनारे कर देता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इस डकैती को, इस फ्रॉड को छुपाना था। बहरहाल इस मामले पर सालों बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, जिसके मुखिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, मोदी सरकार की सबसे बड़ी चोरी पकड़ ली और देश के सामने रख दिया। कह दिया कि पिछले 15 दिनों में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं या और भुनाया नहीं गया है उन्हें लौटाना होगा। और हाल फिलहाल में 3 हफ्तों के भीतर जिन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उनकी जानकारी दी जाए। इस मसले पर हाल ही में पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कुछ सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा या फिर बेहद महत्वपूर्ण मामला था। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इतना समय तो नहीं लगाना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था इसका कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में इतने साल तक की देरी न की जाए, लटका कर न रखा जाए। जब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा था, तब से लेकर अब तक तो न जाने कितने 100 या 1000 करोड़ इधर उधर हो गए।
ध्यान रखिएगा, ये बात पूर्व चुनाव आयुक्त की है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो 20,000 रुपए की भी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती थी, लेकिन मोदी सरकार ने ये जो नया तंत्र बनाया उसमें यदि कोई 2 करोड़ या 20 करोड़ या 200 करोड़ भी देता है तो पता नहीं चलेगा। यहां एक बात और सुनने वाली है, इस व्यवस्था को जब लाया गया था तब से ही यदि आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि शुरुआत ही फ्रॉड के रूप में हुई थी। लगातार एक के बाद एक झूठ बोला जाता रहा, अलग अलग माध्यमों से झूठ बोला जाता रहा। हालांकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद ही दिन रात झूठ बोलते हो, बेमतलब झूठ बोलते हो, तो उनके कार्यों में सच्चाई कहां से मिलेगी, आप समझ ही सकते हैं। चोरी छुपे अचानक इस व्यवस्था को लागू किया गया, जबकि चुनाव आयोग से लेकर रिजर्व बैंक तक ने इस पर सवाल उठाए थे। कहा था कि यह सब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। मगर चूंकि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इससे पारदर्शिता आएगी, तो फिर देश के गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर हर एक व्यक्ति के दिमाग में यही ठूस दिया कि इससे पारदर्शिता आएगी। बाकी तो आप जानते ही हैं, भक्त लॉबी का इनपुट और आउटपुट बंद किया जा चुका है, उनकी सोचने विचारने की क्षमता को समाप्त किया जा चुका है। किसी की गर्दन काट कर भी यदि फलाने कह दें कि मैं तो इसे जीवन दान दे रहा हूं, इसकी उम्र बढ़ा रहा हूं, तो भक्त जोर जोर से चिल्लाएगा कि हाँ हाँ फलाने कह रहे हैं तो सही होगा। वही मामला यहां भी है। बहरहाल अब जरा नई आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित याचिकाओं पर 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आगे की कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। कमोडोर लोकेश के बत्रा द्वारा एक आरटीआई दायर की गई थी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कुछ जानकारी दी है। हमने बताया कि नवंबर की शुरुआत में ही इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी, फैसला सुरक्षित हो रखा गया था। अब इस आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि 29 दिसंबर 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक, यानी जिस दिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तब तक, यानी मोटा मोटी 1.5 महीने के भीतर ही मोदी सरकार ने 8,350 करोड़ रुपए के मूल्य के बॉन्ड छापे। यानी 1-1 करोड़ के 8,350 बॉन्ड मोदी सरकार ने मात्र 1.5 महीने के भीतर ही छाप दिया। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जब से लागू हुई, यानी साल 2018 से लेकर अब तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द नहीं कर दिया तब तक इसी मोदी सरकार ने कुल मिलाकर 35,660 करोड़ के बॉन्ड ही छापे थे। इसमें 33,000 बॉन्ड 1-1 करोड़ के थे और 10 लाख के 26,600 बॉन्ड शामिल थे। जरा आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा। आरटीआई के जवाब में और दायर की इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक जिस मोदी सरकार ने 27,318 करोड़ के बॉन्ड छापे, वही सरकार सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई होने और फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद मात्र 1.5 महीने में ही 8,350 करोड़ रुपए के मूल्य के बॉन्ड छाप दिए। आप जरा बॉन्ड छापने की रफ्तार पर ध्यान दीजिए। आप भी जानते हैं, जब कोई चीज चोरी करनी हो, लूटनी हो, तो लोग जल्दबाजी दिखाते हैं। जब पकड़े जाने का डर हो और सब कुछ चले जाने का डर हो तो कहावत कही जाती है कि भागते भूत की लंगोटे सही। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की धकाधक छपाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने भागते भूत की लंगोट नहीं, बल्कि धोती, कुर्ता, बनियान, जूता, टोपी, मोजा सब कुछ लपेटने की कोशिश कर रही थी। और उससे भी बड़ा तथा गंभीर सवाल यह है कि यदि भूत भागने का डर था, यदि ऐसा लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ फैसला दे सकती है, इस व्यवस्था को पलटा जा सकता है, तो फिर इसकी जानकारी सरकार को कैसे लगी? यानी सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख चुका है, तो इस फैसले में क्या है? क्या इस बात की जानकारी मोदी सरकार को पहले से थी और इसलिए उसने आनन फानन में 29 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच, यानी 1.5 महीने के बीच ही 8,350 करोड़ रुपए के मूल्य के बॉन्ड छाप दिए? इससे पहले का इसी मोदी सरकार का रिकॉर्ड यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मोटा मोटी लगभग 2 साल में जितने बॉन्ड छापे जा रहे थे, उतने मूल्य का बॉन्ड इसी मोदी सरकार ने मात्र 1.5 महीने में छाप दिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था तब। अब यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो कुछ हो रहा है, कोई उसकी जासूसी कर रहा है, कोई उसकी जासूसी करवा रहा है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर आने वाले फैसले की जानकारी पहले से ही मोदी सरकार को थी? क्या मोदी सत्ता को यह मालूम था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी पलटने वाली है, चोरी पकड़ी जाने वाली है, जल्द ही लूट की यह दुकान, फ्रॉड की यह दुकान बंद हो जाएगी?
तो इससे पहले कि दुकान बंद हो जाए, जितना लूट सकते हैं लूट लिया जाए। और उससे भी बड़ा सवाल, जैसा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बताते हैं कि कुछ वकील जो फैसला लिखकर ले जाते हैं, अदालत में जज साहब बैठे बिठाए वही फैसला पढ़ देते हैं। किसी अन्य मामले में कुछ करोड़ में फैसला पलटने की भी बात उन्होंने कही थी। मगर यहां सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले किसी सत्ता के इशारे पर होते हैं क्या, या फिर हो सकते हैं क्या? लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि बीच बीच में अदालतों से कुछ न कुछ ऐसा निकल जाता है या निकाल दिया जाता है, नहीं कुछ तो जबानी रूप से ही कुछ ऐसा बोल दिया जाता है ताकि जनता को भरोसा रहे, यकीन रहे कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका नाम की भी कोई चीज इस देश में है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आखिर में मैं 5 सवाल आपके सामने रखूंगा, उन 5 सवालों के जवाब हर एक भक्त को पकड़ पकड़ के पूछिएगा। बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की और फैसलों की, और यहीं से एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि फैसले सुरक्षित रखने का क्या मतलब होता है। यहां एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं अपने देश की न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इस देश का कोई भी नागरिक हमारी न्यायपालिका को संदेह की नजर से देखे, मगर इसके बावजूद हाल ही में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ही कहा है कि हम सही इसलिए हैं क्योंकि हम ही आखिरी हैं, हम आखिरी इसलिए नहीं हैं कि हम सही हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मामलों में ऊपर नीचे हो सकता है, और उन्होंने यह भी कहा कि हम पर भी चर्चा हो सकती है। तो सवाल यह उठता है कि फैसला होने के बाद ये जो सुरक्षित रखने का, और 1-2 दिन नहीं महीनों महीनों तक सुरक्षित रखने का जो ट्रेंड है, इसका क्या मतलब होता है? आप खुद ही सोचिए। नवंबर महीने की शुरुआत में ही इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रखा गया, और जब तक फैसला सुनाया गया उसी बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो काम 2 साल में करती थी वो 1.5 महीने में ही कर दिया, और 8,350 करोड़ रुपए के मूल्य का बॉन्ड छाप दिया। यानी फैसला सुरक्षित रखने और फैसला सुनाने के बीच जो समय मिला, उसी दौरान मोदी सत्ता ने भागते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के भूत का धोती कुर्ता पजामा सब कुछ लूट लेने की कोशिश की। क्या आप कहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड छापा जा रहा था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही था, देश की सभी पार्टियों को इससे चंदा मिलता था। तो ध्यान रखें, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक दिए गए आधे से अधिक फंड भाजपा के खाते में गए। चुनाव आयोग को दी गई घोषणा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 2023 के बीच बॉन्ड के जरिए 6,565 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी को मात्र 1,123 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। और आज ही बीबीसी की यह रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से छापी गई है। इसमें बताया गया है कि साल 2022-23 में 6 राजनीतिक दलों ने, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अपनी कुल आय को घोषित किया है, और इन 6 पार्टियों की कुल आय मिलाकर 3,077 करोड़ रुपए होती है। फिर से सुन लीजिए, भारत की 6 राष्ट्रीय पार्टियों की कुल एक साल की आय, साल 2022-23 की आय 3,077 करोड़ रुपए हुई है जो इन्हें मिला है, और इसमें से लगभग 2,361 करोड़ रुपए खाली बीजेपी के हैं। यानी बकिया लगभग 700 करोड़ में 5 पार्टियां आ जाती हैं, और बीजेपी अकेले 3,077 में से 2,361 करोड़ रुपए की मालिक बन जाती है। यानी कि साल 2022-23 में 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.7% हिस्सा केवल और केवल बीजेपी को मिला, और यहां भी कांग्रेस को मात्र 452 करोड़ रुपया मिलता है, जो कि दूसरे नंबर पर है कमाई के मामले में। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी को 1,917 करोड़ रुपया मिला था। एक साल बाद ही बीजेपी की कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, 2,360 करोड़ से अधिक हो गई। आपकी कितनी बढ़ी पता लगाते रहिए एक साल में। यानी बात साफ है कि मोदी सरकार ने फैसला सुरक्षित रखने और फैसला सुनाने के बीच जो समय मिला उसमें भर भर के बॉन्ड अपने फायदे के लिए छापा होगा, अपने ही फायदे के लिए छापा होगा। अन्य पार्टियों या लोकतंत्र के फायदे का कितना काम यह सरकार करती आई है आप सबके सामने है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फैसलों को सुरक्षित रख के ऐसे मामलों में सत्ताधीशों को समय दिया जाता है? यानी एक पंथ दो काज, एक तरफ बच जाए न्यायपालिका की लाज, दूसरी तरफ बना रहे सत्ता का ताज। मामला बिल्किस बानो का हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का, यह सवाल बार बार दिमाग में आता है कि आखिर फैसलों को सुरक्षित रखने के पीछे कारण क्या हो सकता है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि फैसला होने में, इसके बाद लिखने पढ़ने में, तैयार करने में समय लग जाता है। इस बात को यदि मान भी ले तो भी कितना समय लग जाता है? अगर एक मामले पर फैसला तैयार करने में लगभग 3.5 महीना लगेगा, तब तो इस हिसाब से हमारे देश की अदालतों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जितने मामले लंबित हैं उनको निपटाने में कई हजार साल लग जाएंगे।
अभी एक और मामला सामने आया है, उसको भी सुन लीजिए। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई तो बॉन्ड की छपाई होगी, बॉन्ड को छापने में खर्चा भी होगा, और जो बैंक बॉन्ड को खरीदेगा, बेचेगा, तमाम ट्रांजैक्शन करेगा, उसको भी तो खर्चा चाहिए, कमीशन चाहिए। तो फिर जरा ध्यान से सुनिए, यहां खेल वही है कि मजा करे भाजपा, खर्चा लगे आपका, जेब कटे आपका। आरटीआई के जवाब में यह भी पता चला है कि चुनावी बॉन्ड के कमीशन और छपाई पर सरकार ने 13.94 करोड़ यानी मोटा मोटी 14 करोड़ रुपया खर्च किया। जबकि इस योजना के तहत जिस बैंक को सारा कार्यभार दिया गया था यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने योजना शुरू होने के बाद 30 चरणों में इसकी बिक्री के लिए कमीशन के रूप में जीएसटी सहित 12 करोड़ से अधिक रुपया वसूला। अब यहां सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि कोई भी कमीशन या जीएसटी दानदाताओं या राजनीतिक दलों से नहीं लिया गया, यानी जो करोड़ों रुपया भर भर के बड़े बड़े मोटे पेट वाले सेठों या बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग पार्टियों को दे रही हैं, उनसे कोई कमीशन या जीएसटी नहीं ली जा रही थी। जो पार्टी करोड़ों का लाभ कमाएगी उससे कोई कमीशन या जीएसटी नहीं ली जा रही थी। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर ये छपाई का खर्चा और ये सब कुछ सरकार जो दे रही है वो कहां से दे रही है? तो हम और आप हैं ना, हमसे लिया जा रहा है। यदि सरकार दे रही है तो सरकार कहां से दे रही है? आपसे लेकर दे रही है। आप जो महंगा डीजल पेट्रोल देश हित में खरीदते हैं, जो 400 का सिलेंडर 1000 में खरीदते हैं, तो जो अतिरिक्त देशभक्ति आप दिखा रहे हैं वो सब यहीं तो जा रहा है। और कहां जाएगा? सोच कर देखिए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि बॉन्ड के माध्यम से जो भी चंदा दिया गया उसका 94% हिस्सा 1-1 करोड़ के बॉन्ड का था। जाहिर सी बात है, 1-1 करोड़ का बॉन्ड यदि कोई खरीद रहा है तो वो हवाई चप्पल पहनने वाला तो नहीं होगा, कभी कभार सपने में हवाई जहाज में बैठने वाला भी नहीं होगा, वो जहाजों का मालिक हो सकता है। यानी जिस आदमी से करोड़ों रुपया चंदा लिया जा रहा है, जो आदमी करोड़ों का चंदा देने में सक्षम है, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई और कमीशन वगैरह नहीं लिया जाएगा। वो भरने के लिए आप हैं। हो गई ना वही बात कि मजा मारे भाजपा, जेब कटे आपका। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 मार्च तक एसबीआई अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंप दे और इसकी जानकारी चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डाल दे। जब ये जानकारी सामने आएगी तो पता चलेगा कि कौन कौन सेठ मोदी के इस डकैती वाले फार्मूले, इस फ्रॉड फार्मूले में अपना योगदान दे रहा था और बदले में उस सेठ को विश्व गुरु का कौन सा भोगदान दिया जा रहा था। भाई, योगदान के बदले में भोगदान भी तो चलता है, क्योंकि सेठ सेठ होता है, सेठ होता है धंधेबाज आदमी। वो कहीं 1 रुपया लगाएगा तो उसको 10 रुपया कम चाहिए फायदा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब करोड़ों रुपए भर भर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं तो सेठों को कितने हजार करोड़ या लाख करोड़ का बिजनेस दिया गया होगा। देश की ज्यादातर संपत्तियां यूं ही थोड़ी ना उठा के सेठों के जेबों में डाली जा रही हैं सस्ते में। बाकी भक्तों के भगवान अपने खाने का खर्चा भी अपनी जेब से उठाते हैं, तिहाड़ गुरु कहे हैं, आप तो जानते ही हैं। एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड मामले पर भाजपा द्वारा न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च करके पप्पू घोषित किए गए राहुल गांधी सही साबित हुए, विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता सही साबित हुए तथा नरेंद्र मोदी सरेआम झूठे और फ्रॉड साबित हुए, क्योंकि उन्होंने इस योजना को पारदर्शी योजना बताया था, लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया था, अच्छा बताया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और गलत बता दिया, रद्द कर दिया। अब उन 5 सवालों को एकदम ध्यान से सुन लीजिए जो आपको बार बार पूछना है। जहां भी कोई भक्त टकरा जाए कान गर्म करिए और पूछिए। पहला सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों या फिर पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट की जासूसी हो रही है? आखिर फैसला सुरक्षित होने के बाद मोदी सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में बॉन्ड क्यों छापे? उसे कैसे पता चल गया कि फैसला उसके खिलाफ आने वाला है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की डकैती बंद होने वाली है? दूसरा सवाल, क्या अदालतों में फैसले भी सत्ताधीशों के इशारे पर हो रहे हैं? तीसरा सवाल, ये फैसला सुरक्षित रखने की कहानी क्या है? चौथा सवाल, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से सारा का सारा फायदा राजनीतिक दलों का और सेठों का था और ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का था, उसके लिए देश की जनता की गाढ़ी गंवाई क्यों लुटाई गई? आम आदमी की जेब पर उसका बोझ क्यों डाला गया? पांचवा और आखिरी तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बहुत बढ़िया बता रहे थे, लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे थे, अच्छा बता रहे थे, उसी योजना को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, गलत कह दिया, रद्द कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं कहना चाहिए कि मैंने जो कहा था गलत कहा था, मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई?
मुझे माफ कर दीजिए, क्या गोदी मीडिया को यह सवाल बार बार नहीं दोहराना चाहिए? हालांकि गोदी मीडिया से आप ऐसी उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते। बाकी बहुत जल्द मैं इस तरह के कई और सारे बड़े फ्रॉड एक साथ एक वीडियो में आपके सामने रखूंगा। भक्तों को जरूर दिखाया करिए, यह हर एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा ताकत यदि किसी के पास है तो वो है आप। आपकी उंगलियों का प्रयोग करिए। सवाल पूछने और हकीकत सामने लाने वालों का वीडियो ज्यादा से ज्यादा